वेलकम टू इम्पैक्ट जोन क्लासेस। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट स्तर पर जो परिषदीय परीक्षा 2024 की परीक्षा फल सुधार परीक्षा होनी है। इसमें बच्चों के बहुत सी क्वायरीज हमारे पास आ रही थी कि ये इसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कब भरा जाएगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा। इस तरह की बहुत सारी क्वायरीज हमारी इस परीक्षा के बारे में आ रही थी। तो इसका नोटिफिकेशन आया है ये, और इसका नोटिफिकेशन आ गया है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन। हमने ये इसकी उत्तराखंड बोर्ड की वेबसाइट से ये नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है। तो इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और हम देखेंगे, पूरी पूरी तरीके से आपको समझाएंगे कौन कौन एग्ज़ाम दे सकता है, कौन एग्ज़ाम नहीं दे सकता है, और इसके फॉर्म कब भरे जाएंगे, कैसे भरे जाएंगे, कहाँ से भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, किस तरीके से होगा, उस सब की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। चलिए बात करते हैं हम कि परीक्षा सुधार, जो परीक्षा फल सुधार परीक्षा का स्वरूप है, ये किस तरह से होने वाली है। ये 10th और 12th दोनों के लिए होगी। इसमें जो बोर्ड ने लिखा है हाई स्कूल के बारे में, तो हाई स्कूल के बारे में जो बात हो रही है, इसमें पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है कि हाई स्कूल स्तर पर परीक्षा फल निर्माण के दृष्टिगत निम्नलिखित विषयों में आयोजित की जाएगी। किस किस में आयोजित की जानी है? देखो, 10th में हमारे पास हमारे जो बोर्ड में एग्जाम होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें। तो इसमें केवल 6 सब्जेक्ट है, सिर्फ इन्हीं में आपके पास परीक्षा फल सुधार परीक्षा है वो होने वाली है। कौन कौन से में होने वाली है? एक तो हिंदी में होगी, इंग्लिश में होगी, संस्कृत में होगी, उर्दू, पंजाबी और बंगाली। इन लैंग्वेजेस में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी और बंगाली, सिर्फ इन्हीं लैंग्वेजेस में परीक्षा फल सुधार परीक्षा होगी। यानी कि जो दोबारा फेल हुए बच्चे हैं, जो दोबारा एग्जाम देंगे, वो सिर्फ लैंग्वेज की अगर बात करें, भाषा की बात करें, तो सिर्फ हिंदी में, अंग्रेजी में, संस्कृत में, उर्दू में, पंजाबी में और बंगाली में से होगी। मैथ का होगा, लड़कियां जिन्होंने गृह विज्ञान लिया है, जो गृह विज्ञान में फेल हुई है, केवल उनका गृह विज्ञान का होगा, और जिनके पास गणित था उनका गणित का होगा। विज्ञान में जो विज्ञान में रह गए हैं, विज्ञान का होगा, सामाजिक का होगा, और जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है, उस एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का भी आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इन विषयों का आप कक्षा 10 में दे सकते हैं। कितने विषयों का? सिर्फ 2 विषयों का दे सकते हैं। अब हाई स्कूल में ये कह रहा है, देखिए बी पॉइंट पर इसने बात की है कि हाई स्कूल कक्षा 10 स्तर पर परीक्षा फल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी अपने द्वारा मुख्य परीक्षा में लिए गए उक्त विषयों में से अधिकतम 2 विषयों में जिसमें वो अनुत्तीर्ण हुआ हो या अपेक्षित अंक ना प्राप्त कर पाया हो। किन किन कंडीशन में होगा? या तो वो अनुत्तीर्ण हो गया हो, मतलब फेल हो गया हो, या उसके नंबर जितने वो लाना चाहता था, जितने की उसे उम्मीद थी, जो उसने पढ़ रखा था, उस हिसाब से उसके नंबर ना आए हो, तो भी वो पेपर दे सकता है। या तो वो फेल हो गया हो, या वो अपने नंबर उसके अच्छे ना आए हो, तो भी वो पेपर दे सकता है। दे सकता कितने में है? 10th क्लास वाला बच्चा सिर्फ 2 में दे सकता है। कितने में दे सकता है? सिर्फ 2 में। अब बात आती है इसमें, एक बहुत हमारे पास एक क्वेरी आती है बार बार कि अगर कोई 3 में फेल हो गया हो तो वो क्या दे पाएगा? कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल हो गया हो तो वो क्या दे पाएगा? देखिए, दे सकता वो 2 में ही है, दे सकता तो वो 2 में ही है। अगर उसके तीसरे सब्जेक्ट में इतने नंबर है कि अगर वो इन 2 में पास हो जाए और तीसरे में उसे ग्रेस मिल जाए, तो उसे देने में फायदा है। मान लो वो 3 सब्जेक्ट में फेल है, एक मैथ, साइंस और एसएसटी। इन 3 सब्जेक्ट में कोई बच्चा फेल है, और मैथ में उसके नंबर बहुत ज्यादा कम है, साइंस में बहुत ज्यादा कम है, लेकिन एसएसटी में उसके नंबर जो है तो टोटल मिलाकर के अप्रोक्स 29 के अप्रोक्स है। कितने हो रहे हैं? अप्रोक्स 29 है। अब अगर वो आपकी इसमें दोबारा पेपर दे करके मैथ और साइंस में पास हो जाता है, तो उसे एसएसटी में ग्रेस मिल जाएगा और वो तीनों सब्जेक्ट में पास हो जाएगा। तो यानी कि अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में भी फेल है तो वो भी अपने 2 सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट भर ले। कब? जब वो तीसरे सब्जेक्ट में उसे ग्रेस मिलने की संभावना हो,
यानी कि वो तीसरे सब्जेक्ट में ग्रेस मिल करके पास हो सकता हो। तो तीन में से कौन सा भरे? जिसमें कम नंबर है, जिन दो में कम नंबर है उनका भर ले, तो इसलिए में वो ग्रेस मिल करके पास हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम। ये कह रहा है कि उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल की परिषदीय परीक्षा में सम्मिलित ऐसा परीक्षार्थी परीक्षा फल सुधार परीक्षा में आवेदन करने हेतु अर्ह होगा। यानी कौन बच्चा इसको एग्जाम को दे सकता है? कब दे सकता है? वो मुख्य परीक्षा में सभी पेपर उसने दिए हो। जो मुख्य परीक्षा भी हुई है उसमें समस्त विषयों में वो सम्मिलित हुआ हो, या और हो सकता है वो फेल हो गया हो, अनुत्तीर्ण हुआ हो, क्या हो, या तो सम्मिलित होकर के वो क्या हो गया हो, फेल हो गया हो, या उसने किसी विषय की, और इसके साथ साथ ही किसी भी विषय की प्रयोगात्मक आंतरिक प्रोजेक्ट भाग में सम्मिलित हुआ हो। यानी कि उसने जो आंतरिक, जो स्कूल में टेस्ट वगैरह होते हैं, आंतरिक मूल्यांकन स्कूल में जो टेस्ट वगैरह होते हैं, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं स्कूल में, और प्रैक्टिकल होते हैं एग्जाम में, सॉरी स्कूल में, उन सबको उसने दिया हो, और लेकिन वो एग्जाम टाइम पे कोई बीमार हो जाता है बच्चा, तो बीमारी की वजह से, किसी इमरजेंसी की वजह से वो फाइनल एग्जाम ना दे पाया हो, तो उसमें भी वो इस परीक्षा फल सुधार परीक्षा को दे सकता है, इसमें बैठ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो किंतु किसी विशेष में उसका प्रदर्शन अपेक्षित न रहा हो, और परीक्षा फल सुधार परीक्षा से अपने उस विषयों में के प्राप्तांकों में सुधार करना चाहता हूं। वही जो बात मैंने ऊपर बताई है आपको कि अगर कोई बच्चा सारे सब्जेक्ट में पास हो गया लेकिन फिर भी वो चाह रहा है कि मैं किसी एक सब्जेक्ट में और अच्छे ज्यादा नंबर बढ़ाना चाहता हूं, तो वो भी दो सब्जेक्ट का पेपर इंप्रूवमेंट भर सकता है, वो भी दो सब्जेक्ट के एग्जाम दोबारा दे सकता है। अब बच्चा इसमें बात आती है, एक बच्चों का बहुत सारा इसमें डाउट आता है कि अगर हम दोबारा एग्जाम देंगे, हम दोबारा फेल हो गए तो, ये डाउट आएगा कि अगर हम दोबारा फेल हो गए तो क्या होगा, कि इसका डाउट क्लियर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन्होंने वो पॉइंट आगे दिया हुआ है, मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन ये मैं यहीं पर बता देता हूं। जो बच्चा दोबारा एग्जाम देना चाहता हो, वो दोबारा एग्जाम में उसके नंबर, मान लो पहले एग्जाम में 45 थे, जब वो पहले एग्जाम दिया था उसमें उसके नंबर उसके 45 आए, और जब दोबारा एग्जाम दिया तो 55 आए, तो उसके रिजल्ट में दोबारा जो रिजल्ट आएगा उसमें 55 चढ़ जाएंगे। कौन से नंबर चढ़ जाएंगे? उसमें ज्यादा वाले नंबर चढ़ जाएंगे। अब अगर ऐसा भी हो सकता है कि पहले 45 आ रखे हों और दोबारा जब नंबर एग्जाम दे तो 40 आ जाएं, तो इसमें भी ज्यादा वाले ही चढ़ेंगे, यानी कि जो पहले से 45 आ रखे थे वही चढ़ेंगे, जो बाद में 40 आए हैं यानी कि कम होकर के आए हैं वो रिजल्ट में नहीं चढ़ेंगे, जो पहले से ज्यादा थे वो चढ़ेंगे। यानी कि मुख्य परीक्षा और इंप्रूवमेंट परीक्षा दोनों में से जो नंबर ज्यादा है वो वाला ही नंबर चढ़ेगा। अगर पहले एग्जाम में ज्यादा थे तो पहले वाले रिजल्ट में चढ़ करके आएंगे, बाद में जो एग्जाम दिया है उसमें ज्यादा आ गए तो वो वाले चढ़ करके आएंगे। इसमें ऐसा घबराने और डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि अगर हमने दोबारा एग्जाम दिया, हमारे नंबर कम आ गए, हम फेल हो गए तो क्या होगा। तो अगर आपके नंबर कम आते हैं तो दोबारा एग्जाम में तो वो नंबर आपके नहीं चढ़ेंगे, जो आपके पहले नंबर थे वही चढ़ेंगे, यानी कि दोनों परीक्षा में से जो ज्यादा नंबर है वो वाले चढ़ेंगे। ठीक है, समझता हूं कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं हम 12th की बात पे। इसमें नेक्स्ट पोर्शन है आपका 12th। तो 12th में क्या कह रहा है कि इंटरमीडिएट 11 कक्षा 11 सहित कक्षा 12 एवं केवल कृषि वर्ग के लिए कक्षा 11 सहित स्तर पर परीक्षा सुधार परीक्षा, यानी कि जो 12th है उसमें क्या होने वाला है, किसकी बात कर रहा है ये, 12th में क्या होने वाला है। ठीक है, तो देखिए 12th में क्या होने वाला है बच्चों, हम इसको ऊपर कर लेते हैं एक बार, यहां से हम देखते हैं हम अब क्या होने वाला है 12th में। ये कह रहा है कि इंटरमीडिएट स्तर पर परीक्षा फल सुधार परीक्षा उन सभी विषयों प्रश्न पत्रों में आयोजित की जाएगी जिनमें मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी, यानी कि जिनमें मुख्य परीक्षा, जिन जिन सब्जेक्ट की मुख्य परीक्षा आयोजित की गई थी उन सभी सब्जेक्ट की ये परीक्षा फल सुधार परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। अब क्या है कि इंटरमीडिएट स्तर पर परीक्षा सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी अपने मुख्य परीक्षा में लिखे गए विषयों में से किसी एक प्रश्न पत्र जिसमें वह अनुत्तीर्ण हुआ हो अथवा अपेक्षित अंक प्राप्त ना कर पाया हो के चयन कर सकेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि 10th में वो
का भर सकता है, 2 एग्जाम दोबारा दे सकता है 2 सब्जेक्ट के, लेकिन 12th में वो सिर्फ एक सब्जेक्ट का ही एग्जाम दोबारा दे सकता है। 12th में एक ही सब्जेक्ट की परमिशन है दोबारा एग्जाम देने की, ठीक है। अब बच्चा कोई कहता है कि मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हूं, जैसे हमारे पास एक पिछले साल केस आया था। वो केस क्या था कि एक बच्चे 2 सब्जेक्ट में फेल था। वो क्या हुआ, 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, लेकिन एक सब्जेक्ट में उसके नंबर अप्रोक्स 19 थे और दूसरे सब्जेक्ट में उसके नंबर अप्रोक्स 16 या 13 थे, इस तरह के कुछ नंबर थे। तो यहां पर देखिए, अगर इसमें हम 19 + 5 नंबर का ग्रेस ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 24, और हमें पास होने के लिए कितना चाहिए, 23। 70 नंबर के पेपर में से 33 कितना बनता है, 33%, ये 23 नंबर निकल के आता है। यानी 70 में से हमें 23 नंबर चाहिए थे उसे पास होने के लिए, और 5 नंबर का ग्रेस मिलकर के कितने बन रहे थे, 24। तो उसने क्या किया, जिस नंबर में ये था आपके 16 नंबर, इसका उसने इंप्रूवमेंट का एग्जाम भर दिया, इसमें वो पास हो गया, इसमें उसे ग्रेस मिल गया, तो वो क्या हो गया, उसका रिजल्ट वो भी क्या हो गया, पास हो गया। उसका जो रिजल्ट आया वो पास का आया। तो इसका मतलब अगर कोई बच्चा 2 में फेल है और एक में उसके नंबर 18 या 18 से प्लस है, 18 या 18 से प्लस है, तो वो इसको छोड़ करके जिसमें दूसरे में फेल है उसका भर ले, इसमें उसे ग्रेस मिल जाएगा और दूसरे में वो खुद से पास हो जाएगा, तो उसका रिजल्ट पास का आ जाएगा ग्रेस के सही साथ, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या है कि इसको एग्जाम को दे कौन कौन सकता है, तो जैसे मैंने आपको बताया दे वही सकता है इस एग्जाम को जो परीक्षार्थी संबंधित वर्ष की मुख्य परीक्षा में समस्त विषयों में या प्रश्न पत्रों में सम्मिलित हुआ हो। यानी कि जो मुख्य मेन एग्जाम जो अभी हुए थे जिनका रिजल्ट आया है उसमें उसने सारे पेपर दिए हो, या सारे पेपर, या वो क्या हो गया हो, फेल हो गया हो। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन क्या है कि भैया जिसने सारे प्रैक्टिकल दे रखे हो, इंटरनल जो स्कूल में होते हैं टेस्ट वगैरह प्रैक्टिकल वगैरह सब कुछ दे रखा हो, लेकिन वो मेन एग्जाम में किसी वजह से बीमार हो गया हो और वो एग्जाम में ना पहुंच पाया हो जाता है बच्चों ऐसा। तो ऐसा हो जाता है कि बच्चा क्या क्या हो जाता है कि बीमार, बहुत सारे कंडीशन, बहुत सारे केस हो जाते हैं कि बच्चे ने एग्जाम वगैरह सब दे दी, किसी एक एग्जाम में वो उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है फिर वो एब्सेंट हो जाता है एग्जाम में। तो ऐसा बच्चा भी अगर वो किसी एक एग्जाम में एब्सेंट हो गया हो तो वो भी दोबारा एग्जाम दे सकता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि इसका शुल्क कितना है। देखिए, परीक्षा शुल्क का विवरण। तो परीक्षा शुल्क जो आपके पास हाई स्कूल की परीक्षा है वो 200 रुपए प्रति विषय है। कितने रुपए, 200 रुपए प्रति विषय, और उसमें 50 रुपए आपके जो रिजल्ट आएगा, जो मार्कशीट आएगी उसकी है 50 रुपए। तो कुल मिलाकर के एक सब्जेक्ट की फीस कितनी है, 250 रुपए। एक सब्जेक्ट की फीस कितनी लगी आपकी 10th की, 250 रुपए, और 12th की कितनी है, 300 रुपए एक सब्जेक्ट की, और यहाँ पर 50 रुपए इसमें भी मार्कशीट के जोड़ दो तो कितने हो गए, 350 रुपए। 10th की फीस 250 रुपए और 12th की फीस 350 रुपए। एक सब्जेक्ट की बात हो रही है, कितने सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट की फीस 10th की 250 रुपए और 12th की 350 रुपए फीस जमा हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि परीक्षा फल सुधार परीक्षा हेतु अन्य निर्देश, यानी कि इसको फॉर्म को कहां जमा होगा, कैसे जमा होगा, ऑनलाइन जमा होगा या ऑफलाइन जमा होगा। देखिए कैसे होगा। परीक्षा फल सुधार परीक्षा के लिए परीक्षार्थी उस विद्यालय जहां वह परीक्षार्थी के रूप में पंजीकृत हुआ के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। क्या मतलब कि जहां बच्चे का एडमिशन है वो फॉर्म जो है तो वो वहीं से जो वहीं से हो सकता, उसका जो फॉर्म भरा जाएगा जहां पर उसका एडमिशन है उसी स्कूल से भरा जाएगा जहां से उसका एडमिशन है। अब कह रहा है कि परीक्षा फल सुधार परीक्षा में परीक्षार्थी उसी अनुक्रमांक के साथ सम्मिलित होगा जो उसे मुख्य परीक्षा में आवंटित किया गया था। उसका रोल नंबर भी नहीं बदलेगा, उसका रोल नंबर भी वही होगा जो उसे मेन एग्जाम में पहले मिल चुका, जिसपे उसका रिजल्ट आ चुका है, जिसमें वो फेल हुआ है, रोल नंबर भी उसका वही रहेगा। आगे क्या कह रहा है ये, परीक्षा फल सुधार परीक्षा हेतु केंद्र निर्धारण आवेदक परीक्षार्थियों की संख्या के दृष्टिगत जिला स्तर से प्रस्तावित किया जाएगा। परीक्षार्थी केंद्र परीक्षार्थियों की संख्या के अनुसार यथा संभव जनपद अथवा तहसील अथवा विकासखंड मुख्यालय में निर्धारित किए जाएंगे। बच्चे ये बहुत क्वेरीज आती है, सेंटर कहाँ लगेगा, हमारे अपने स्कूल में लगेगा, किसी दूसरी जगह लगेगा,
या कहां पर लगेगा? तो ये कह रहे हैं कि जो सेंटर होगा वो बच्चों की संख्या पर डिपेंड करेगा कि वहां पर बच्चे कितने हैं। कोशिश की, वो कह रहे हैं कि कोशिश की जाएगी यथासंभव जनपद के जनपद में रहे, यानी कि उसी जिले में रहे, और दूसरा उसी तहसील में रहे, फिर तीसरा उसी विकास खंड में रहे। उसी किस में रहे? मान लो किसी का स्कूल जैसे रुड़की विकास खंड में है, तो पहली कोशिश की जाएगी कि उसका किस में रहे? रुड़की विकास खंड में रहे। दूसरी कोशिश की जाएगी कि उसका उसी तहसील में रहे, तहसील भी रुड़की पड़ती है मान लो, तो तहसील भी रुड़की में ही रहे, ठीक है। तीसरी कोशिश की जाएगी उसी जिले में रहे, जिले से बाहर नहीं भेजा जाएगा, सेंटर जो है वो जिले से बाहर नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है फिर नेक्स्ट पॉइंट है, परीक्षा फल सुधार परीक्षा में केवल लिखित भाग की परीक्षा आयोजित की जाएगी, केवल थ्योरी एग्जाम होगा। अगर किसी ने प्रैक्टिकल छोड़ दिया है तो प्रैक्टिकल का कोई दोबारा से एग्जाम नहीं होगा। कह रहा है कि परिषद, ये तो छोड़ो, ये तो कोई बात नहीं है कि अगर आपका मतलब कुछ पैटर्न वगैरह चेंज हो जाता है तो उसमें उस कंडीशन में क्या होगा, मान लो जैसे नए बच्चों का एडमिशन हो रहा है नए सेशन में, तो अगर इसमें कोई पैटर्न चेंज हो जाता है तो फिर कैसे होगा? तो जो आपका एग्जाम है वो जिस पैटर्न पर आपका पुराना एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न पर दूसरा एग्जाम होगा, इसमें आपके लिए वो कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है कि परीक्षाफल सुधार परीक्षा में लिए गए विषयों में प्राप्त अंक तथा अन्य विषयों में मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों को सम्मिलित करते हुए निर्धारित उत्तीर्ण मापदंडों के अनुसार परीक्षार्थी का संशोधित परीक्षाफल तैयार किया जाएगा। यानी कि जो उसका रिजल्ट तैयार होगा उसमें पीछे वाले नंबर देखे जाएंगे, आगे वाले नंबर देखे जाएंगे। पीछे वाले नंबर देखने और आगे वाले नंबर देखने का क्या मतलब है, वो मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि अगर पिछले वाले रिजल्ट में ज्यादा नंबर थे और बाद में पेपर में कम नंबर आ गए तो पिछले वाले ही ऐड हो जाएंगे, और अगर बाद दोबारा जो पेपर दिया है उसमें ज्यादा नंबर आ गए और पिछले वाले में कम नंबर, तो फिर तो सीधी सी बात है आपने उसी के लिए एग्जाम दिया है, नंबर बढ़ाने के लिए एग्जाम दिया है, फिर तो दूसरे वाले ही ऐड होंगे। लेकिन इन किसी कंडीशन में, कोई कंडीशन अगर ऐसी हो जाए, किसी बच्चे के साथ ऐसा हो जाए कि उसके दोबारा जो एग्जाम दिया है उसमें पहले से भी नंबर कम आ जाए, तो फिर उसके पहले वाले ही नंबर चढ़ेंगे, दूसरे वाले नंबर नहीं चढ़ेंगे। ये बच्चों का बहुत डाउट आता है, तो इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्लियर कर लीजिए कि भाई जो पहले जिसमें ज्यादा नंबर होंगे वही नंबर चढ़ेंगे, चाहे वो दूसरे वाले में दोबारा पेपर देने पर आए या वो पहले जो आपने दे रखा है उसमें जाता हूं, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है ये, यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षाफल सुधार परीक्षा हेतु आवेदन करने के उपरांत इस परीक्षा में किसी कारण से सम्मिलित नहीं होता है, मान लो उसने फॉर्म तो भर दिया दोबारा पेपर देने का और वो फिर भी पेपर नहीं दे पाया, तो उसका ऐसा नहीं है कि उसे दोबारा से कोई मौका दिया जाएगा, फिर से कोई मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब है कि मेन पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो आपके ये है कि परीक्षा के संबंध में परीक्षा के आयोजन से परीक्षा फल घोषित होने तक विभिन्न नियम प्रक्रिया होती है, आपके उसमें नहीं है। अब है कि हाँ, जैसे अभी जो आपका रिजल्ट आया है इसमें दो प्रोसेस होती है, एक तो होती है स्क्रूटनी, एक होती है रीचेकिंग। स्क्रूटनी में क्या होता है कि जितने आपके क्वेश्चंस पे एग्जामिनर ने नंबर दे रखे हैं उनको दोबारा गिनती होती है, उनकी दोबारा क्या हो जाती है, गिनती हो जाती है। किसी बच्चे को लगता है कि मेरे नंबर शायद सही ना जुड़े हुए हो, तो उनकी दोबारा गिनती होकर के नंबर जुड़ कर आ जाते हैं। रीचेकिंग में कॉपी दोबारा चेक हो जाती है, लेकिन जब ये दोबारा अब एग्जाम हो जाएंगे, जिसने इसका फॉर्म भर दिया उसके बाद कोई स्क्रूटनी पर आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभी तो हो जाएगा, लेकिन दोबारा जब एग्जाम देंगे आप, इंप्रूवमेंट जब एग्जाम देंगे, इंप्रूवमेंट एग्जाम की कॉपी में कोई स्क्रूटनी नहीं होगी, ये क्लियर कर लीजिएगा। अब ये क्या है, परीक्षाफल सुधार परीक्षा के अवसर, यानी कि कितनी बार आप इस एग्जाम को दे सकते हो। इसमें 3 अवसर दिए जाते हैं, 3 बार आप इसको एग्जाम को दे सकते हो। कितनी बार दे सकते हैं आप इसको? 3 बार दे सकते हैं, 3 टाइम्स, 3 बार। कैसे दे सकते हैं 3 बार? एक तो आपका यही हो गया एग्जाम के फौरन बाद, एकदम से अभी जो आप दे रहे हो, ये क्या हो जाएगा आपके पास, इसे बोलेंगे हम फौरन, एकदम से, इमीडिएटली, फौरन बाद जो आप एग्जाम दे रहे हो अभी है, ठीक है। इसमें एक तो ये हो गया अवसर। अगर आप कोई बच्चा इसमें भी फेल होता है, कोई बच्चा इस एग्जाम को देने के बाद भी फेल होता है, तो वो उसी जिस सब्जेक्ट में फेल हुआ है उसी सब्जेक्ट का एग्जाम अगली बार जब बोर्ड के एग्जाम होंगे अगले साल, तो उन क्लास वाल अगले साल बोर्ड के एग्जाम के साथ, सबके साथ जो एग्जाम होंगे उनके साथ सिर्फ वो उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता है जिसमें वो फेल हुआ है। लेकिन कंडीशन क्या है, उसमें उसे वो एग्जाम व्यक्तिगत देना होगा, प्राइवेट देगा, वो रेगुलर बच्चे के तौर पे उसमें शामिल नहीं होगा, वो उसमें प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे शामिल होगा, ये कंडीशन है। लेकिन इसमें एक चॉइस और है, उसे रेगुलर ही करना है,
उसे क्या करना है, रेगुलर ही करना है। तो जैसे ही अब ये जो आप परीक्षा फल सुधार परीक्षा दे रहे हो, इसके बाद इसका जैसे ही रिजल्ट आए वो फेल हो जाए, तो वैसे ही उसे 10 दिन का टाइम दिया जाएगा बच्चे को। कितना टाइम दे रहे हैं वो, 10 दिन का टाइम दे रहे हैं। वो 10 दिन में स्कूल में जाकर के दोबारा से एडमिशन ले ले उसी क्लास में, तो फिर वो सब बच्चों के साथ रेगुलर एडमिशन उसका माना जाएगा। ठीक है, तो मैंने कितने ऑप्शन, आपके कितने अवसर बता दिए, 2 अवसर बताए। एक तो ये, एक तो जो अभी हो रहा है एकदम से ये, एक फिर अगले साल बच्चों के साथ, फिर जो बच्चे उसमें फेल होंगे उसके बाद एकदम से जो एग्जाम होगा, जो बैक एग्जाम इस साल हो रहा है ये इंप्रूवमेंट एग्जाम, ऐसे ही अगले रिजल्ट के बाद ऐसे ही इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा। आप उसमें भी बैठ सकते हो सिर्फ उसी सब्जेक्ट के साथ जिसमें आप फेल हुए हो। 3 अवसर हो गए, एक अभी इंप्रूवमेंट एग्जाम, फिर एक मेन एग्जाम अगले साल वाला, फिर एक जो उसका इंप्रूवमेंट एग्जाम होगा। तो 3 अवसर आपके पास हो गए। लेकिन इसमें आप एज ए प्राइवेट स्टूडेंट शामिल होंगे, नॉट रेगुलर। इसमें आप रेगुलर के तौर पे शामिल नहीं होंगे। उसमें आप, अगर आप सिर्फ उसी सब्जेक्ट का एग्जाम देना चाहते हो तो प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पर एग्जाम देना होगा। हाँ, अगर आप रेगुलर तौर पे शामिल होना चाहते हो तो जैसे ही इसका रिजल्ट आए इंप्रूवमेंट का, वैसे ही आप स्कूल में जाकर के सभी सब्जेक्ट के साथ आप रेगुलर एडमिशन ले लें। फिर आपको एक सब्जेक्ट नहीं, सारे सब्जेक्ट का एग्जाम देने होगा, और स्कूल में जैसे रेगुलर तरीके से आप जाते थे वैसे ही सब कुछ करना होगा। दोबारा से आपका नया एडमिशन माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पे। देखिए क्या कह रहा है ये। हाँ, ये पॉइंट में यही मैंने सब आपको डिफाइन कर दिया है। अब बात आती है कि ये कब तक, कब फॉर्म की डेट कब से कब तक भरी जाएगी। देखो डेट आ गई है 8 मई से, फॉर्म भरे जा रहे हैं 8 मई से। कहां पर भरे जाएंगे, स्कूल में भरे जाएंगे। ठीक है, अच्छा, परीक्षार्थी दोबारा विद्यालय में शुल्क और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 24 मई तक। बच्चा अपने स्कूल में जिसमें उसका एडमिशन है उसमें 8 मई से 24 मई तक स्कूल में जाकर के डॉक्यूमेंट्स अपने ले जाकर के इस फॉर्म को भर सकता है। कब तक, 24 मई तक। ये फिर स्कूल का प्रोसेस है, सब कुछ ये आपके से बाहर है। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। स्कूल वाले किसको देंगे, कहां जाएगा, किस तरीके से जाएगा, वो बोर्ड का प्रोसेस है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप कहां से कहां तक भरोगे, 8 से 24 तक भर सकते हो स्कूल में। स्कूल वाले फिर आपका ऑनलाइन भरेंगे। ये बहुत क्वारीज आती है कि ऑनलाइन भरना है, ऑफलाइन भरना है, कहां से भरा जाएगा, कैसे भरा जाएगा। तो ऑनलाइन तो भरा, देखो इसमें क्या है, इसमें क्या रखा है कि ऑनलाइन भरा जाएगा, लेकिन वो ऑनलाइन आप नहीं भरोगे। देखिए जैसे इसमें नीचे दे रखा है ना, तो ये फॉर्म भरा जाएगा, ये 10th के लिए है। नाम, परीक्षार्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ये सब इस तरह का फॉर्म मिलेगा आपको, स्कूल से ही मिल जाएगा। तो इस तरह का फॉर्म भर के आप स्कूल में डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा कर दीजिएगा। इस फॉर्म को फिर ऑनलाइन बोर्ड का फॉर्म भरा जाता है, वो स्कूल वाले भरते हैं, वो स्कूल वाले भरेंगे। आपको सिर्फ इस तरह का फॉर्म डॉक्यूमेंट्स के साथ और फीस के साथ स्कूल में जमा करना है। ठीक है, तो अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई और क्वेरी हो, अब भी आपके दिमाग में कोई और क्वेरी चल रही हो, कुछ बात समझ में ना आई हो, तो ये हमारा नंबर है 7409084823। इम्पैक्ट जोन क्लासेस रुड़की, इम्पैक्ट जोन क्लासेस ये रुड़की। ठीक है, आप या तो यहां पर आकर के हमसे मिल लीजिए, या ये हमारा कॉन्टैक्ट है, इस कॉन्टैक्ट नंबर पर आप बात कर लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। ठीक, लेकिन कोशिश कीजिएगा रात को लेट ना हो और सुबह को बहुत जल्दी ना हो। ठीक है, क्यों, तो इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई किसी भी तरह का आपका डाउट हो तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।